हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट हिंदी का टॉपिक होगा समावेशी कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। तो पहले हम दोस्तों समावेशी कक्षा के बारे में समझेंगे। समावेशी कक्षा क्या होती है? दोस्तों, वह कक्षा जहां पर मंद बुद्धि छात्र, अल्प बुद्धि छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनशील छात्र या औसत बालक, उच्च बालक, उच्च बुद्धि वाले यानी बालक या निम्न बुद्धि वाले बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस कक्षा में मंदबुद्धि छात्र, अल्प बुद्धि का मतलब होता है जिन बच्चों में बुद्धि कम होती है थोड़ा, या जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कम होता है। मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, औसत बालक या फिर सामान्य बालक। सामान्य छात्र या बालक। यहाँ इन सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती हो, वह समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा कहलाती है। समावेशी कक्षा का अर्थ ही यह होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ना कि मंदबुद्धि वाले बालकों को आप दूसरे विद्यालय में या दूसरी कक्षा में पढ़ाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जो बच्चे जल्दी अधिगम को ग्रहण कर लेते हैं, मंदबुद्धि बालक जो बच्चे अधिगम को ग्रहण करने में काफ़ी समय लेते हैं, अल्प बुद्धि बालक कम बुद्धि वाले बालक, सृजनशील बालक जो नई नई एक्टिविटी करते रहते हैं, ऐसे छात्र, औसत छात्र, सामान्य छात्र, यहाँ सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा। हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, सामान्य क्षमता युक्त छात्रों के साथ कम क्षमता युक्त और अधिक क्षमताओं के छात्रों को एक साथ भाषा का शिक्षण देना समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा कहलाती है। कहने का मतलब है सामान्य क्षमता, जो छात्र सामान्य होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल जो है सामान्य होता है, और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है। अधिक क्षमताओं वाले बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, ठीक है ना, ऐसे सभी छात्रों को एक साथ भाषा का शिक्षण देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। सभी बच्चों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए और ऐसा माहौल या वातावरण शिक्षक को बनाना चाहिए, ठीक है ना। सभी बच्चों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए और एक दूसरे की भाषा का सम्मान भी करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण या माहौल तैयार करना चाहिए कि कक्षा में सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें और एक दूसरे की भाषा को स्वीकार करें। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, शिक्षक को सभी बच्चों को गतिविधि में समान रूप से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब है एक शिक्षक को कक्षा में ऐसा कार्य कराना चाहिए जहां बच्चे इसको गतिविधि आधारित शिक्षा बोलते हैं, जहां बच्चे खुद करके सीखें, ठीक है ना। ऐसी समस्या या ऐसा अधिगम कराना चाहिए जहां बच्चे अपनी समस्या का समाधान खुद करके सीखें। गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए और सभी बच्चों को समान रूप से उसमें शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं या जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, जो अधिगम को देर से ग्रहण करते हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाए या उनको गतिविधि में शामिल ना किया जाए, होशियार बच्चों को ही केवल शामिल किया जाए। नहीं, शिक्षक को सभी बच्चों को गतिविधि आधारित यानी जहां बच्चे करके सीखते हों, ठीक है ना, सबको गतिविधि में समान रूप से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, एकाकी परिवेश पसंद बालकों को अधिक से अधिक सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। देखो दोस्तों, एकाकी परिवेश बच्चे कैसे होते हैं? एकाकी परिवेश बच्चे वे होते हैं जो एकांत पसंद करते हैं, जो एकांत में चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कोई कोई बच्चे जो होते हैं कक्षा में एकांत किसी कोने में बैठे रहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये बच्चे किसी ना किसी रूप से जो है हीन भावना के शिकारी हो जाते हैं,
ठीक है ना, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, एकाकी परिवेश वाले बच्चे। तो इनको एक शिक्षक को जो है अधिक से अधिक सामूहिक गतिविधि मतलब जहाँ पर 4 या 5 या बच्चों का समूह किसी गतिविधि में आधारित हो, उसको भी उस इन्हीं गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। उन्हीं बच्चों के साथ उस गतिविधि में शामिल करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे बच्चों को एकांत में बिल्कुल भी ना छोड़े। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिन बच्चों की देखने सुनने की क्षमता सामान्य से कम हो, उनको समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिन बच्चों की देखने की और सुनने की क्षमता सामान्य से कम हो, तो ध्यान रखना समावेशी कक्षा में वह बच्चे भी आते हैं जो कम सुनाई देता है जिन बच्चों को, या जिन बच्चों को कम दिखाई देता है। ऐसे बच्चे भी समावेशी कक्षा के दौरान ही या समावेशी कक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इनके लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं होता। जबकि जो पूर्ण रूप से अंधे हों, जो पूरी तरह से अंधे हो, जिन्हें बिल्कुल भी ना दिखाई देता हो, या जिन बच्चों को बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो, वे समावेशी कक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, उनके लिए विशेष विद्यालय होते हैं और विशेष ही टीचर होते हैं। तो समावेशी कक्षा में कौन कौन आता है? वे बच्चे जो जिनको कम सुनता हो, और दूसरे ऐसे बच्चे जिनको कम दिखाई देता हो। ठीक है, या शारीरिक विकलांगता हो बच्चों के शरीर में किसी भी तरफ, जैसे पोलियो हो, या शरीर का कोई अंग ना हो, हाथ कटना, पैर कटना, तो ऐसे सभी बच्चे समावेशी कक्षा में आते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए जिन बच्चों को कम सुनता हो उनके लिए श्रव्य, और जिन बच्चों को कम दिखाई देता हो दृश्य सामग्री का प्रयोग कराए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कम सुनने वाले बालकों को कक्षा की आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। जिन बच्चों को कम सुनाई देता है उनको शिक्षक को क्या करना चाहिए? आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए, जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे। और शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है, शिक्षक जो है थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, जिससे पीछे बैठे छात्रों को भी सुनाई दे, और जो बच्चे कम सुनते हैं उनको भी थोड़ा सा साफ साफ सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में गृह कार्य छात्र की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा में गृह कार्य छात्र की क्षमता या ग्रहण शक्ति के अनुसार देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रतिभाशाली बच्चे और सृजनशील बच्चों को भी वही कार्य दे रहे हैं, और जो कार्य आप मंदबुद्धि छात्रों को या सामान्य छात्रों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप सभी बच्चों को एक जैसा ही गृह कार्य देंगे, तो बच्चे जो हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, वे बच्चे तो कर लेंगे, वे कठिन कार्य कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे अल्प बुद्धि बच्चे हैं, मंद बुद्धि बच्चे हैं, या सामान्य बच्चे हैं, तो वे बच्चे जो है गृह कार्य नहीं कर पाएंगे। उससे जो है उनमें कठिनाई महसूस होगी, जिससे उन बच्चों में अधिगम के प्रति जो है रुचि खत्म हो जाएगी। तो समावेशी कक्षा में या समावेशी शिक्षा में गृह कार्य छात्र की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है ना, जैसे कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, तो प्रतिभाशाली बच्चों को कैसा कार्य देना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चों को हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण मतलब कठिन कार्य देना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और रुचि लेते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य में रुचि लेते हैं। जबकि यही कार्य आप अगर मंदबुद्धि बालकों को दोगे तो वो बच्चा इससे ऊब जाएगा और वो गृह कार्य नहीं करके लाएगा, और अधिगम के प्रति उसकी रुचि भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जबकि मंदबुद्धि छात्र को आप कैसा देंगे? हल्का या आसान कार्य। ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से ला सके। फिर जब बच्चा इसको आसानी से कर लेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधिगम के प्रति रुचि बढ़ेगी, और बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चे को कैसा कार्य देना चाहिए? चुनौतीपूर्ण कार्य। और मंदबुद्धि या सामान्य बालकों को हल्का या आसान कार्य देना चाहिए। सह शिक्षा को बढ़ावा में वंचित वर्ग को भी शिक्षा से जोड़ना चाहिए। अब दोस्तों, ये वंचित वर्ग क्या होता है? ये वंचित वर्ग कहलाता है शिक्षा में पिछड़ना। जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए हैं,
जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए हैं तो ऐसे बच्चों को भी शिक्षा में जोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, किसी भी बालक के साथ विशेष बर्ताव नहीं करना चाहिए, इससे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। विशेष बर्ताव से मतलब है किसी भी बच्चे के साथ शिक्षक को ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा जो है बच्चे को पेनल्टी या दंडित भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है विशेष तौर पर किसी का पर्सनल तौर पर ध्यान ना रखे, उससे विशेष बर्ताव, पर्सनल बर्ताव ना करे, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छापन किसी बच्चे को ना बताए, ना करे, और किसी बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा या वैसे भी नॉर्मल भी बेकार बच्चा ना कहे, या ये ना कहे इस बच्चे पर तो काम होता ही नहीं है, ये करके ही नहीं लाता है, तो इससे क्या होगी, बच्चे में हीन भावना आ जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी बालक के साथ विशेष बर्ताव नहीं करना चाहिए, इससे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में किसी भी बालक की अलग से मदद नहीं करनी चाहिए, इससे अन्य छात्रों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, किसी भी बालक के साथ विशेष बर्ताव या विशेष लगाव नहीं करना चाहिए, तो ऐसी है ये भी पॉइंट। इसमें जो है किसी भी बच्चे को अलग से मदद नहीं देनी चाहिए स्पेशल से, कि चलो ये बच्चा जो है थोड़ा सा मंदबुद्धि है या सामान्य है तो उसकी मैं मदद करा दूं, नहीं, आपको उसकी मदद नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है, आपको उसको और बच्चों से की तुलना में हल्का कार्य देना है, जिससे बच्चा खुद ही कार्य को कर ले, ठीक है। और दोस्तों विशेष वातावरण, ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। विशेष वातावरण विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय, ये जो है समावेशी कक्षा में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। विशेष वातावरण, विशेष कक्षा या फिर विशेष विद्यालय, ये समावेशी शिक्षा में या समावेशी कक्षा में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक। दोस्तों बातें हैं पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक सरल व सुगम होनी चाहिए, ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, सरल व सुगम होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय की पुस्तक जो है उनमें डिजाइन होना चाहिए, चित्र होने चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए और आसान शब्दावली होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु बालक के परिवेश व वातावरण से जुड़ी हो तथा बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रयोग हो। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु जो है बालक के परिवेश, परिवेश मतलब बालक की पहचान, जहाँ जिस चीज़ को बालक जानता हो, बालक के वास्तविक ज्ञान से, उसके कहने का मतलब है जहाँ बच्चा जानता हो, जो चीज़ बच्चा जानता हो, बच्चे के परिवेश, बच्चे की वास्तविक जिंदगी के बारे में जो है उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बच्चे के परिवार, आस पड़ोस से जुड़ी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु बालक के परिवेश, घर परिवार, आस पड़ोस और वातावरण से जुड़ी हो, ठीक है। तथा बाल साहित्य, बाल साहित्य मतलब बाल कहानियाँ का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्यों में विभिन्नता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्यों में विभिन्नता होनी चाहिए। विभिन्नता कैसी, जैसा ही अभी ऊपर बताया, कुछ कार्य हार्ड होना चाहिए, कुछ कार्य आसान होना चाहिए, ताकि जो कठिन कार्य है वो सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा सके, और जो आसान कार्य है वो सामान्य छात्र या मंदबुद्धि छात्रों को दिया जा सके। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, पाठ्य पुस्तक के पेज रंगीन व रंगीन चित्र बने होने चाहिए, इससे बालकों में रुचि उत्पन्न होती है। क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है, प्राथमिक कक्षा में पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक के पेज रंगीन होने चाहिए, चित्र भी उसमें बड़े बड़े चित्र बने होने चाहिए, आसान शब्दावली होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा जो है आसानी से उसको समझ सके। तो इससे क्या होगा, इससे बालकों में रुचि उत्पन्न होती है, पर यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण। पर ऐसा नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये कई सारे जब ऑप्शन आएंगे उनमें सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के पेज रंगीन हो, रंगीन चित्र बने हो, इससे बालकों में रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, अभ्यास कार्य विभिन्नता से युक्त होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने अभी बताई है,
विभिन्नता मतलब अलग अलग होना चाहिए। हाँ, उसमें हाँ, कठिन कार्य भी होना चाहिए, आसान कार्य भी होना चाहिए, ताकि शिक्षक जो है कठिन कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य जो है प्रतिभाशाली बच्चों को दे सके और आसान कार्य सामान्य या मंदबुद्धि बालकों को दे सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभिक कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। रंगीन पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक भावात्मक व चित्रात्मक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? भावात्मक और चित्रात्मक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास होने चाहिए जिनके उत्तर निश्चित हों, बच्चे कंफ्यूज ना हो, ऐसे उत्तर ना हो कि एक ही प्रश्न के कई उत्तर हों, ना, ये नहीं होने चाहिए उसमें। पाठ्य पुस्तक में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनके उत्तर निश्चित हों, जिनका उत्तर एक ही हो, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मेरा उत्तर तो ये आया और इसका ये आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में होना चाहिए, 8वीं के बाद होना चाहिए ये। पाठ्य वस्तु का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है दोस्तों? पाठ्य वस्तु का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी इसमें। पाठ्य वस्तु का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। और एक चीज और ध्यान करना दोस्तों, यदि शिक्षक छात्रों से अधिक बात कर रहा है, एक शिक्षक छात्रों से अधिक बात कर रहा है, तो वह भाषाई वातावरण का निर्माण कर रहा है। कक्षा में ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है कि बच्चे का अधिक से अधिक भाषाई विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।